लेकिन रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। भारत में सिगरेट के एड्स को बैन किए जाने से पहले का ये ऐड है। इसमें अक्षय कुमार ये दिखा रहे हैं कि अगर आप इस ब्रांड की सिगरेट पीते हो तो आप कूल, स्मार्ट और सेक्सी हो। लेकिन ये किसी एक सेलिब्रिटी या ब्रांड की बात नहीं है। कई दशकों से दुनिया भर में टोबैको इंडस्ट्री लोगों के मन में ये बात डालते आ रही है कि सिगरेट पीना न सिर्फ कूल है बल्कि सेहत के लिए भी उतना बुरा नहीं है, और अपने इस कैंपेन में वो बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। So don't you miss the fun of smoking. 2020 में WHO ने बताया था कि दुनिया भर में 22.3% लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब तब हो रहा है जब 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमें ये पता करें कि तंबाकू से कैंसर होता है, और हर साल 80 लाख लोगों की इसके इस्तेमाल के कारण मौत होती है। ये कहानी है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कैंपेन्स में से एक की। क्यों सिगरेट और कैंसर का कनेक्शन साबित होने के बाद भी टोबैको इंडस्ट्री $876 बिलियन की है। कैसे कंपनीज लालच के चलते पूरी दुनिया को गुमराह करती है, और ये हमें प्रोपेगेंडा के बारे में क्या सिखाता है। Smoke now, pay later. अब वैसे तो तंबाकू का इस्तेमाल दुनिया भर में सदियों से कई तरह से होता आ रहा है, लेकिन टोबैको इंडस्ट्री ने, जिसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल थी, सिगरेट को प्रमोट करके टोबैको कंजम्पशन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। और आज भी टोबैको इंडस्ट्री का 82% रेवेन्यू केवल सिगरेट से ही आता है। लेट 1800s तक ज़्यादातर टोबैको का कंजम्पशन चूइंग टोबैको के रूप में होता था, खाने वाली तंबाकू। सिगरेट्स और सिगार जिनको हैंड रोल करना पड़ता था वो लग्जरी हुआ करते थे, और महंगे होने के कारण सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर 1881 में अमेरिका में जेम्स बॉन्सैक सिगरेट रोलिंग मशीन इन्वेंट करते हैं, जिससे सिगरेट बनाने का खर्चा एकदम से नीचे आ जाता है, और अब ये जनरल पब्लिक के लिए अफोर्डेबल बन जाती है। इसके बाद कई दशकों तक सिगरेट के कंजम्पशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। सन 1900 में जहां अमेरिका में पर कैपिटा सिगरेट कंजम्पशन 54 सिगरेट्स पर ईयर था, वो बढ़कर 1963 में 4345 सिगरेट्स तक पहुंच जाता है। मतलब हर इंसान ऑन एवरेज एक साल में 4345 सिगरेट पी रहा था, रोज की आधे पैकेट से भी ज्यादा सिगरेट। और 1950s तक 80% टोबैको का इस्तेमाल सिगरेट के रूप में होने लगा था। लेकिन टोबैको इंडस्ट्री की इस अपार सफलता का कारण सिर्फ सिगरेट्स का सस्ता होना नहीं है। The most important one was the development of modern advertising and public relations, which occurred in the 1910s. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत जगह देखने को मिली है कि हमने पहले प्रोडक्ट बना लिया और फिर हमने सोचा है कि अब इसको खरीदेगा कौन। वैसे ही सिगरेट्स के मास प्रोडक्शन के साथ ज़रूरी था सिगरेट्स का मार्केट बनाना, उसकी डिमांड बढ़ाना, और इसके लिए सहारा लिया गया मास एडवर्टाइजिंग और प्रोपेगेंडा मार्केटिंग कैंपेन्स का। कई सारी टेक्निक्स जो आज हम मॉडर्न मार्केटिंग में देखते हैं, उन्हें पहली बार इस्तेमाल असल में टोबैको कंपनीज ने किया था। टोबैको इंडस्ट्री का पहला बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन होता है वर्ल्ड वॉर 1 में, जिससे सिगरेट्स को एक बड़ा पुश मिलता है। वर्ल्ड वॉर 1 में टोबैको कंपनीज अपनी पेट्रियोटिक ड्यूटी बताते हुए अमेरिकन और यूरोपियन सोल्जर्स को फ्री सिगरेट प्रोवाइड करती है। During World War I, cigarettes were included in soldiers' rations. टोबैको कंपनीज के हिसाब से इसका इस्तेमाल सोल्जर्स बैटलफील्ड में शांत रहने के लिए कर सकते थे। खुद आर्मी के सर्जन्स भी घायल सोल्जर्स को शांत करने के लिए उन्हें सिगरेट्स दे रहे थे। जब ये सोल्जर्स लड़ाई खत्म होने के बाद वापस आते हैं और ऑलरेडी सिगरेट्स के एडिक्ट हो चुके होते हैं, तो वो उनके लाइफ टाइम कस्टमर बन जाते हैं। टोबैको कंपनीज की इस मार्केटिंग से 1910 से 1920 के बीच सिर्फ यूएसए में सिगरेट का कंजम्पशन 6 गुना बढ़ गया था, केवल 10 सालों में। उसके बाद फिर से टोबैको इंडस्ट्री का 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू वर्ल्ड वॉर 2 से आता है। वर्ल्ड वॉर 2 तक सिगरेट सोसाइटी में बहुत कॉमन होने लगी थी, और इस बार भी इसी पुरानी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए वॉर में टोबैको कंपनीज ने सिगरेट्स को सोल्जर्स के राशन का हिस्सा बना दिया, जिससे लाखों सोल्जर्स अब टोबैको कस्टमर बन गए थे। पर इस बार बात यहीं खत्म नहीं होती। वॉर के दौरान 1941 में नाजी जर्मनी सिगरेट्स को बैन कर देती है, क्योंकि जर्मनी में यह बात साफ होने लगी थी कि सिगरेट सेहत के लिए सही नहीं है, और इस कारण की वजह से कई एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स भी चलाए जा रहे थे जर्मनी में। लेकिन जर्मनी के इस बैन का भी अमेरिकन टोबैको कंपनीज ने इस्तेमाल करके फायदा उठाया। एक तरफ जहां नाजी जर्मनी में एंटी टोबैको मूवमेंट चल रहा था और यूरोप के फैशिस्ट लीडर्स हिटलर और म्यूसिलिनी नॉन स्मोकर्स थे,
वहीं दूसरी तरफ फ्री वर्ल्ड के लीडर्स चर्चिल, स्टालिन और रोजवेल्ट बहुत भारी स्मोकिंग करते थे। इस चीज को टोबैको कंपनीज ने फिर से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद से जोड़ दिया और इस तरह से सिगरेट्स का विरोध करना प्रो जर्मन और एंटी अमेरिकन बन गया था। इस मार्केटिंग से यूएसए के देशभक्त लोग अब पहले से भी ज्यादा सिगरेट का इस्तेमाल और उनका प्रमोशन करने लगे थे और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक हर 5 में से 4 ब्रिटिश व्यक्ति सिगरेट पी रहे थे। इस वजह से वॉर खत्म होने के बाद यूरोप में सिगरेट्स की भारी शॉर्टेज भी देखने को मिली, जिसका यूएस टोबैको कंपनीज ने जमकर फायदा उठाया। We have complete right if we want to smoke and drink in campus. I'm We sorry, have the I'm right to do that. sorry. Come again. You are saying you Yes. have the right to Yes, drink and yes. smoke inside the campus. Yes, we Who do. has given you the right? कुछ समय पहले ये वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें लड़कियां यूनिवर्सिटी कैंपस में स्मोकिंग की अपनी राइट्स की डिमांड कर रही थी। अब मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि ये ठीक था या नहीं, लेकिन वुमेन्स राइट्स मूवमेंट में टोबैको इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। यूएस में 1920s के दौरान बहुत ही कम महिलाएं स्मोक करती थी क्योंकि महिलाओं का स्मोक करना गलत या बुरा माना जाता था। टोबैको कंपनीज इसी अनटैप्ड मार्केट को टारगेट करना चाहती थी क्योंकि अगर महिलाएं भी स्मोक करना शुरू कर देती हैं तो उनका कस्टमर बेस सीधे सीधे डबल हो सकता था। इसी टारगेट के साथ 1929 में अमेरिकन टोबैको कंपनी के प्रेसिडेंट कॉल करते हैं एडवर्ड बर्नेस को। One day, Mr. George Hill, president of the American Tobacco Company, called me in and said, "We're losing half of our market." And I said, "Why, Mr. Hill?" He said, "There's a taboo by men that does not permit women to smoke." एडवर्ड बर्नेस उस टाइम के प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट थे। उन्होंने रियलाइज किया कि सिगरेट्स को महिलाओं के लिए इमोरल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो मेल पावर को रिप्रेजेंट करती हैं और उसी वक्त यूएस में वुमेन राइट्स मूवमेंट भी काफी एक्टिव था। तो इसी चीज का इस्तेमाल बर्नेस ने सिगरेट्स को महिलाओं में प्रमोट करने के लिए किया, इसे एक फेमिनिस्ट एंगल देके। लॉजिक ये कि अगर आप स्मोक कर रही हैं तो आप पेट्रियार्की से लड़ रही हैं, अपने फ्रीडम और पावर को लेकर मर्दों को चैलेंज कर रही हैं। एडवर्ड बर्नेस ने कुछ महिलाओं को कन्विंस किया कि वो न्यूयॉर्क सिटी में होने वाली ईस्टर परेड, जिसमें कई सारी हाई सोसाइटी महिलाएं हिस्सा लेती थी और जो आम महिलाओं के लिए रोल मॉडल्स की तरह थी, उसमें वो टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम लेकर जाएं और ये टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम थी सिगरेट्स। जैसा कि प्लान था, इस परेड में एक के बाद एक कई महिलाओं ने सिगरेट जलाना और स्मोक करना शुरू कर दिया, जो कि एक सिंबॉलिक जेस्चर था विमेन्स फ्रीडम का। अगले दिन हर न्यूज़पेपर ने इस इवेंट को कवर किया और इस इवेंट के कुछ ही दिनों के दौरान पूरे यूएस में हजारों महिलाएं सड़क पर टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम जलाने लगी। इन महिलाओं को लग रहा था कि पब्लिक में सिगरेट पीना इनकी खुद की चॉइस है, जबकि सच ये था कि उन्हें क्लेवर प्रोपेगेंडा से इन्फ्लुएंस किया गया था। इसके बाद भी अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग से स्पेशली महिलाओं को टारगेट किया गया। लकी स्ट्राइक सिगरेट्स, जो कि अमेरिकन टोबैको कंपनी का एक ब्रांड था, उसकी सेल एक साल में 3 गुना बढ़ गई। एडवर्ड बर्नेस की स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल रही कि अगर आप रोल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हुए टोबैको कंपनीज 1930s और 40s में सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स और एथलीट्स को सिगरेट प्रमोट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने लगी। कोशिश थी सिगरेट्स को सेक्सी, सोफिस्टिकेटेड और स्टाइलिश दिखाने की, इसे ग्लैमराइज करने की, और इसके लिए कंपनीज उन एक्टर्स को चुनती थी जो फिल्मों में यही स्टाइलिश और हाई क्लास टाइप के रोल करते थे। जिन कैंपेन्स की अभी हमने बात की, उनकी वजह से 1920s से 40s तक में सिगरेट की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। But by the 1920s and 1930s, the lung cancer rate is skyrocketing. 1920s और 30s में लंग कैंसर तेजी से फैलने लगता है और दूसरी तरफ लोग सिगरेट्स के हेल्थ इफेक्ट को लेकर भी डाउट में थे, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया था कि यार उससे गले में इरिटेशन और खांसी होने लगती है। और जैसा हमने देखा कि उसी वक्त इन्हीं कारणों से जर्मनी में एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स भी चलने लगे थे। लेकिन अब तक स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में कोई क्लियर लिंक डिस्कवर नहीं हुई थी। इसी चीज का फायदा उठाकर टोबैको कंपनीज ने एक माइंड ब्लोइंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। Doctors in every branch of medicine were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" The brand named most was Camel. लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सिगरेट्स का हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, टोबैको कंपनीज ने मेडिकल कम्युनिटी के जरिए सिगरेट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त के ज्यादातर डॉक्टर्स खुद भी स्मोक करते थे। इसके बाद तो हर कंपनी के ऐड में डॉक्टर्स थे जो सिगरेट को अप्रूव कर रहे थे।
जैसे कि ये सिगरेट का ब्रांड गले में कम इरिटेशन करता है, या ये सिगरेट डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, या ज़्यादातर डॉक्टर्स हमारी ब्रांड की सिगरेट पीते हैं। पूरे 2 दशकों तक टोबैको इंडस्ट्री की ग्रोथ एकदम चरम पर थी और कंपनीज लोगों को मिसलीड करने के लिए बेसिकली कुछ भी क्लेम कर सकती थी। लेकिन 1950s से इंडस्ट्री के सामने बड़े चैलेंजेस आते हैं। एक के बाद एक साइंटिफिक स्टडीज और एविडेंसेस सामने आने लगते हैं जो स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में एक क्लियर लिंक एस्टैब्लिश कर रहे थे। ये नई साइंटिफिक डिस्कवरी सिगरेट इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा थी और उनकी दशकों की मेहनत को बर्बाद कर सकती थी। टोबैको इंडस्ट्री को यह समझ आ गया था कि अब सिर्फ एडवर्टाइजिंग से काम नहीं चलने वाला। नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए और अपनी प्रॉफिट्स को बनाए रखने के लिए उन्हें एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। 1953 में टोबैको इंडस्ट्री के टॉप सीईओ साथ आते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो साथ मिलकर काम करेंगे। इसी चुनौती से लड़ने के लिए वो जॉन डब्ल्यू हिल से मदद लेते हैं, जो अमेरिका के टॉप पब्लिक रिलेशंस फर्म हिल एंड नॉल्टन के प्रेसिडेंट थे। हिल ने ऐसी स्ट्रैटेजी लॉन्च की जो बिजनेस वर्ल्ड में पहली बार की जा रही थी। हिल को पता था कि विज्ञान के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसलिए साइंस के खिलाफ जाना और साइंटिफिक स्टडीज को गलत ठहराना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि उससे इंडस्ट्री की एक अनसाइंटिफिक इमेज बन जाएगी और इंडस्ट्री पर से लोगों का भरोसा उठने लगेगा। इसलिए उनकी नई स्ट्रैटेजी थी कि वो साइंस का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को और भी ज्यादा प्रो साइंस दिखाएंगे। वो नई साइंटिफिक नॉलेज प्रोड्यूस करने वाले थे, रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पस से नहीं, बल्कि इस चीज को गलत साबित करने के लिए कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। बेसिकली गोल ये था कि स्मोकिंग को लेकर ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स इकट्ठा किए जाए जिससे साइंटिफिक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। You know lots of people who smoke. You yourself may even smoke. Some people who don't smoke have gotten lung cancer. Although this is not common, it does add to the confusion. लोगों को कंफ्यूज किया जा सके, उनमें डाउट पैदा किया जा सके कि स्मोकिंग हार्मफुल है भी या नहीं। इस चीज के लिए इंडस्ट्री ने स्केप्टिक्स यानी उन पॉपुलर लोगों को ढूंढा जो स्मोकिंग और कैंसर के बीच के रिलेशनशिप पर डाउट करते थे। फिर इंडस्ट्री ने उन्हें सपोर्ट करना और उन्हें अपने स्पोक्स पर्सन बनाकर मीडिया के थ्रू उनके व्यूज को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इसके अलावा एकेडमिक साइंटिस्ट को भारी फंडिंग भी देनी शुरू की, जिससे उन डाउट्स को और ज्यादा इस्टेब्लिश किया जा सके और लोगों को लगने लगे कि स्मोकिंग और उससे जुड़ी बीमारियों की कोई क्लियर लिंक नहीं है। लेकिन इस कैंपेन का सबसे अहम हिस्सा था टोबैको इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी, जो कि टोबैको इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया एक रिसर्च ग्रुप था। ये ग्रुप क्लेम करता था कि ये स्मोकिंग और उसके हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्ट करता है, जबकि सच ये था कि इस ग्रुप का काम था इररेलेवेंट और बायस स्टडीज कंडक्ट करना, ऐसे साइंटिस्ट को रिक्रूट करना जो खुद स्मोकर्स थे और स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स से इनकार करते थे। और फिर ये रिसर्च ग्रुप ऐसे स्टेटमेंट्स इशू करता था कि भाई स्मोकिंग से ना कोई खास नुकसान नहीं होता। Is smoking actually harmful? टोबैको इंडस्ट्री का ये कैंपेन लोगों को डाउट और कंफ्यूजन में डालने में काफी सफल रहा। लोगों को लगने लगा कि शायद स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स को लेकर और रिसर्च की जरूरत है। अभी तो इन साइंटिस्ट को ही अच्छे से नहीं पता कि क्या सही है या गलत है। अभी तो रिसर्च चल रही है, अभी तो हमें और डेटा चाहिए, अभी कुछ क्लियर नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड, आज दुनिया भर की सरकारों ने मूवीज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स में टोबैको एड्स बैन कर दिया है। हालांकि इनकी मार्केटिंग सरोगेट एड्स का यूज करके आज भी चल रही है और इन कंपनीज का बिजनेस आज भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। टोबैको इंडस्ट्री की एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी दूसरी इंडस्ट्रीज भी इस्तेमाल करती हैं जब कोई साइंटिफिक फाइंडिंग्स उनके खिलाफ जाती है। उदाहरण के लिए मीट इंडस्ट्री। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात एकदम क्लियर है कि एनिमल प्रोडक्ट से मिलने वाला सैचुरेटेड फैट हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मीट इंडस्ट्री के भारी प्रोपेगेंडा और नकली स्टडीज के चलते वो डाउट पैदा करने में सफल रहे हैं। आपको भर भर के लोग मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सोयाबीन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन होता है। हालांकि वो प्लांट एस्ट्रोजन होता है और उसका हमारे शरीर पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन मांस खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, अरे उनकी तो बॉडी को जरूरत होती है। ये जो तुम स्टडीज दिखा रहे हो ये कंक्लूसिव नहीं है, कमजोर एविडेंस है। ठीक यही क्लाइमेट चेंज के मामले में भी होता है, मीट और डेयरी के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों में भी होता है। ये सारी इंडस्ट्रीज टोबैको के ही नक्शे कदम पर चल रही हैं। टोबैको इंडस्ट्री की इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि बड़ी कॉरपोरेशंस और इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह से आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट और मिसलीड करके अपनी जेबें भर रहे हैं, चाहे फिर वो प्रोडक्ट हमारी सोसाइटी या हमारे पर्यावरण के लिए कितने भी बुरे हों।